चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की, जो बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे हमने देखा था सेक्शन 17 बेसिकली अपोर्शनमेंट की बात करता है, ब्लॉक क्रेडिट्स की बात करता है। तो दैट मीन्स वहां पर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कुछ केसेस में प्रोपोर्शनेटली, कुछ केसेस में 100%। जबकि सेक्शन 18 इसके विपरीत बात करता है, वहां पर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता है। एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर एक्स हैं, जो कि जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई को सेल करते हैं। इसी तरह मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से, सॉरी मिस्टर ए से परचेज की थी, लेट्स से 100 रुपीज की जो है गुड्स वैल्यू परचेज की गई। मिस्टर ए जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, 18% का जीएसटी चार्ज किया गया, तो 118 रुपीज मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर ए को पे किए जाते हैं। जबकि मिस्टर एक्स जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब ये क्या करते हैं, 118 रुपीज की जो गुड्स है ये 125 रुपीज में मिस्टर वाई को सेल कर देते हैं। अब मिस्टर एक्स जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो 18 रुपीज इन्होंने पे किए हैं टुवर्ड्स जीएसटी, ये इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 16 में साफ साफ आपको बताया गया था, जो व्यक्ति एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। मिस्टर एक्स जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होता वो जीएसटी चार्ज भी नहीं कर सकता। जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो सेल है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो मिस्टर एक्स यहां पर ना ही तो सेल पर जीएसटी चार्ज करेंगे, ना ही उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो इसका मतलब ये 18 रुपीज इनका क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट होगा, दैट मीन्स परचेज कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ये जो 18 रुपीज का जो इन्होंने टैक्स पे किया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। लेकिन अब हुआ क्या, प्रैक्टिकली मिस्टर एक्स सेल करते रहे, और मान लीजिए इनकी जो सेल है वो 40 लाख रुपीज को क्रॉस कर जाती है। तो हमने देखा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस को जब हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर अगर 40 लाख रुपए से ज्यादा की सप्लाई आप करते हैं, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जहां पर एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई होती है, वहां पर 40 लाख रुपीज की लिमिट आपको अलाउ की जाती है। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो 40 लाख रुपीज की सप्लाई क्रॉस हो जाती है। तो ऐसे में आपको पता है 40 लाख रुपीज की सप्लाई क्रॉस होने के बाद मिस्टर एक्स क्या हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल। तो अब ये लायबल हो गए हैं, तो ये क्या करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ये कर देते हैं। लेकिन अब होगा क्या, आप सोचकर देखिए एक सिचुएशन कि मिस्टर एक्स अब जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो अब ये जो फर्दर सप्लाई करेंगे तो उस पर ये जीएसटी भी चार्ज करेंगे। क्यों, क्योंकि जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होने के बाद जो सप्लायर है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करेगा, जो भी उस गुड्स पर, जो भी उस सर्विस पर जो भी टैक्स रेट होगी, अकॉर्डिंगली वो टैक्स रेट चार्ज की जाएगी। लेकिन मिस्टर एक्स ने जो परचेज की होगी, उसके पास जो स्टॉक इन हैंड होगा, उस स्टॉक इन हैंड की सेल पर तो जीएसटी चार्ज करेगा कस्टमर से, लेकिन उस स्टॉक को परचेज करने पर जो टैक्स दिया होगा उसका आईटीसी उसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अब वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड तो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब उसने मिस्टर ए से परचेज किया था उस समय वो अनरजिस्टर्ड पर्सन था,
और मिस्टर ए ने क्या किया होगा, उस सप्लाई को जीएसटीआर 1 के अंदर B2C सप्लाई में रिपोर्ट किया होगा, और मिस्टर एक्स जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो जीएसटीआर 2A की बात थी ही नहीं, ना जीएसटीआर 2B की बात थी। तो अब जब जीएसटी लॉ में मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जो स्टॉक इन हैंड उनके हाथ में होगा उस पर वो सेल करेंगे, तो वो टैक्स चार्ज करेंगे। लेकिन परचेज करते हुए उस स्टॉक पर जो वो टैक्स पे उन्होंने किया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं ले पाएंगे। प्रैक्टिकली कोई जो है ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। रीजन बीइंग, जब वो स्टॉक परचेज किया गया था उस समय मिस्टर एक्स जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो जिन जिन सप्लायर से उन्होंने वो गुड्स परचेज की होंगी उन उन सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में वो सप्लाई B2C सप्लाई रिपोर्ट की होगी, और B2C सप्लाई रिपोर्ट होने की वजह से मिस्टर एक्स उसका टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है इसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 18 में कहा गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर आप जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, किसकी वजह से आपकी जो सप्लाई लिमिट है वो क्रॉस हो रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपके पास जो स्टॉक इन हैंड है उसकी आप डिटेल देंगे, और उस डिटेल के जरिए उस स्टॉक इन हैंड पर जितना आपने टैक्स पे किया होगा उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया गया तो इससे डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एक तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, दूसरा आप कस्टमर से पूरा टैक्स चार्ज करोगे और गवर्नमेंट को पूरा का पूरा टैक्स पे करोगे, तो इसका मतलब टैक्स पर भी टैक्स लग जाएगा। तो इसके लिए कहा गया कि इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, लेकिन एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो यहां पर कहा गया ए पर्सन who has applied for registration under this act within 30 days from the date on which he becomes liable to registration, जिस दिन उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी आ जाती है उसके 30 दिन के अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देता है, एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished goods, that is work in progress or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provision of this act। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है उस दिन से वो टैक्स चार्ज करता है, उस दिन से जस्ट जो इमीडिएट प्रीसीडिंग डे है, जो उससे पहला दिन है, मान लीजिए 22 अक्टूबर को जो है वह रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है, 30 दिन के अंदर वो अप्लाई कर देता है 30 डेज के अंदर, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वो दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल, दैट इज 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर से पहले जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे है दैट इज 21 अक्टूबर को उसके पास जो भी स्टॉक इन हैंड होगा, स्टॉक इन हैंड होगा किसका, रॉ मटेरियल का, स्टॉक इन हैंड होगा किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन हैंड होगा किसका, फिनिश्ड गुड्स का। इन तीनों में से जो भी स्टॉक होगा उस पर जो भी टैक्स पे किया होगा उसका वो क्या ले लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। कैसे लेगा, रूल्स में बताया गया है कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना है, वो फॉर्म आप फाइल करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। ये तो थी बात जहां पर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है रजिस्ट्रेशन लेने की। लेकिन मान लीजिए सेम सिचुएशन में अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है, मान लीजिए मेरी जो लिमिट है वो अभी क्रॉस नहीं हुई है,
मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए की सप्लाई की है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो ऐसे में भी वही सिचुएशन आ जाती है कि आपने जो परचेज की होगी, आपके पास जो स्टॉक होगा, उस पर आपने जो टैक्स पे किया होगा, प्रैक्टिकली आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। रीजन बीइंग, आप उस समय अनरजिस्टर्ड थे, तो सप्लायर ने B2C सप्लाई के तहत वो सप्लाई रिपोर्ट की होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करते हुए उस स्टॉक इन हैंड का आपको क्या दिया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। तो ए पर्सन हु टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, दैट इज वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration. तो यहां पर जो डे बताया गया है वो डे बताया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मान लीजिए 20th ऑफ अक्टूबर को मैंने जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और 25th ऑफ अक्टूबर को मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्रूव होता है, और उसमें जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 25th ऑफ अक्टूबर ही है। तो ऐसे में 24th ऑफ अक्टूबर को जो भी मेरा स्टॉक इन हैंड होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, फिनिश्ड गुड्स का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, उसमें जो भी टैक्स होगा उसका क्रेडिट मुझे अलाउ किया जाए। यहां पर दोनों ही केसेस में एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो बात की गई है वो बात की गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिगार्डिंग इनपुट्स। कैपिटल गुड्स की कोई बात नहीं की गई है, इनपुट सर्विसेज की भी कोई बात नहीं की गई है। यहां पर आपको सिर्फ इनपुट्स का, दैट इज जो गुड्स में आप ट्रेड करते हैं, उस गुड्स का ही जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको अलाउ किया जाएगा। सिमिलर वे में मान लीजिए मैं एक व्यक्ति था, सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड था एज ए कंपोजिशन डीलर, और मैं कंपोजिशन डीलर से एग्जिट करना चाहता हूं और रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की तरह अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूं। तो उस केस में भी कहा गया कि एज ए कंपोजिशन डीलर जो आपके पास स्टॉक इन हैंड था, उस पर जो आपने टैक्स पे किया था, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन ceases to pay tax under section 10, he shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished goods held in stock, and capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9. तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर सेक्शन 10 से आप जो है कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट कर रहे हैं और रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की तरह अब आप टैक्स पे करना चाहते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम से जो आप एग्जिट कर रहे हैं, चाहे आप वॉलंटरी एग्जिट कर रहे हैं या फिर आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस कर गई, या आपकी सप्लाई 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, उस केस में आपको एग्जिट करना होता है। आप किसी भी वजह से एग्जिट कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी स्टॉक इन हैंड जो है आपके पास, उसमें जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, यहां पर कैपिटल गुड्स का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया गया है। इस केस में जहां पर आप सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड थे एज ए कंपोजिशन डीलर, और अब आप एग्जिट करते हुए सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं एज ए रेगुलर टैक्सेबल पर्सन, प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स shall be reduced by such percentage as may be prescribed। तो रूल को डिस्कस करते हुए हम देखेंगे कि कैपिटल गुड्स का 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप जो है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे और आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, लेट्स से 50 लाख रुपीस की, और ये मशीन आप ऑलरेडी 2 इयर्स तक यूज कर चुके हैं। ये मानते हुए इस मशीन की लाइफ 5 इयर्स है। तो अब जब आप कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट करेंगे तो ऑलरेडी आप इस मशीन को 2 साल तक यूज कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे वो 50 लाख रुपीस पर जो आपने टैक्स पे किया वो क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। जो 2 साल तक आपने जो मशीन यूज कर ली है उसका क्रेडिट
हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। जो बैलेंस 3 इयर्स की उसकी लाइफ है, उसके रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो हम अलाउ करेंगे। कैसे कैलकुलेशन होगी, रूल्स में हम जो है डिस्कस करें। नेक्स्ट फोर्थ जो केस आता है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, और ये मान लीजिए कोई गुड्स है, गुड्स लेट से जो गुड्स का नेम है वो है ए। तो ये जो गुड्स ए जो गुड्स है ये क्या है, जीएसटी लॉ में एग्जम्प्ट, जीएसटी लॉ में क्या है, एग्जम्प्ट। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ समय बाद इन एग्जम्प्टेड गुड्स को टैक्सेबल कर देती है। तो जब आप कोई एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाता। इवन सेक्शन 17 में हमने देखा था कि वहां पर तो आपको जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको भी प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ कर दिया जाता है। और अगर वो गुड्स जो पहले एग्जम्प्टेड थी अब टैक्सेबल हो गई है, तो ऐसे में अब क्या करना होगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करना होगा। तो यहां पर कहा गया वेयर एन एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन becomes a taxable supply, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock relatable to such exempt supply and on capital goods exclusively used for such exempt supply on the day immediately preceding the date from which such supply becomes taxable। तो जैसे ही वो सप्लाई टैक्सेबल हो जाएगी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी थी जिसको 10 लाख रुपीस की परचेज किया गया था और 1.18 लाख रुपीस का जीएसटी पे किया गया था। टोटल 11,80,000 रुपीज की जो है यह मशीन परचेज की गई थी, और इस मशीन से जो गुड्स बनती थी वो गुड्स थी एग्जम्प्टेड गुड्स। तो ऐसे में क्या होता था, ये जो जीएसटी का क्रेडिट है ये आपको अलाउ नहीं किया जाता था। गवर्नमेंट कहती थी अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे, अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स मिलने वाला है नहीं, तो हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउ नहीं करेंगे। तो जब ये एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई थी तो ये क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब ये एग्जम्प्टेड गुड्स क्या हो गई है, टैक्सेबल हो गई है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 1.8 लाख रुपीस का क्रेडिट जो आपको अलाउ नहीं किया गया था अब वो आपको क्या करेगी, अलाउ करेगी। लेकिन कैसे, प्रोपोर्शनेटली। अगेन उस मशीन की लाइफ मान लीजिए है 5 इयर्स, 1 ईयर्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके, तो ऐसे में बैलेंस 4 ईयर के रिगार्डिंग क्या करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम आपको दिया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूल्स में बताया गया है। तो ये थे 4 तरह के स्पेशल केसेस जहां पर पहले तो आप जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल होते हैं, तो ऐसे में जो भी आपके पास स्टॉक इन हैंड होगा उस पर जो भी आपने टैक्स पे किया होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया जाएगा। दूसरे केस में आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो ऐसे में जो भी आपके पास स्टॉक इन हैंड होगा उस पर जो भी आपने टैक्स पे किया होगा उसका आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। दोनों ही केसेस में सिर्फ इनपुट्स के रिगार्डिंग आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको कोई आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा केस जहां पर आप सेक्शन 10 में कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड थे, आप कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट कर रहे हैं और सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की तरह टैक्स पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो भी आपके पास इनपुट्स का स्टॉक होगा, कैपिटल गुड्स का स्टॉक होगा, उस पर आपको क्या किया जाएगा, आईटीसी अलाउ किया जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग प्रोपोर्शनेटली आईटीसी आपको अलाउ किया जाएगा। और लास्ट जो केस है जहां पर आपकी एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई है, लेकिन वो गुड्स या जो सर्विसेज है वो पहले तो एग्जम्प्ट थी लेकिन अब टैक्सेबल हो जाती है, तो ऐसे में उसके रिगार्डिंग जो आपका
आईटीसी होगा इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग, वो आपको अलाउ किया जाए। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो कि बेसिकली बात करता है कि ये क्रेडिट तो आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन इस क्रेडिट को लेने के लिए एक टाइम लिमिट आप पर लगाई गई कि उस स्टॉक के अंदर जो गुड्स होंगी, जो इनपुट्स होंगे, उस इनपुट का आप क्या करेंगे, इनवॉइस चेक करेंगे। और अगर उस इनवॉइस की डेट 1 साल से पुरानी है तो उस इनवॉइस का आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो आपको आईटीसी अलाउ किया जा रहा था उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जो स्टॉक का आप आईटीसी लेना चाहते हैं उस स्टॉक में जो गुड्स है, उन गुड्स के जो इनवॉइस है वो आप चेक करें। अगर कोई इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना है उसका आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। A registered person shall not be entitled to take input tax credit under subsection 1 in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such supply। तो उस टैक्स इनवॉइस पर जो डेट होगी अगर वो 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा उस गुड्स के रिगार्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक के रिगार्डिंग आप जो भी आईटीसी लेना चाहते हैं वो स्टॉक अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो उस स्टॉक का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। 1 साल के अंदर तक का जो स्टॉक होगा उसका आईटीसी आपको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात की गई। वेयर देयर इज ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, merger, demerger, amalgamation, lease, or transfer of the business with the specific provision for transfer of liabilities. The registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilized in his electronic credit ledger to such sold, merged, demerged, amalgamated, leased, or transferred business in such manner as may be prescribed। तो जनरली क्या होता है, जनरली मान लीजिए मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं जीएसटी लॉ में और मान लीजिए मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के अंदर जो 2 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो मैंने अभी क्लेम नहीं किया है, तो जनरली वो जो क्रेडिट होता है उस क्रेडिट को मैं ही यूज कर सकता हूं, मेरे अलावा और कोई यूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीएसटी नंबर आपका पैन बेस्ड होता है, तो मेरा पैन जो जिस पर जीएसटी लॉ रजिस्टर्ड है उसी पैन पर उसी जीएसटी नंबर पर ही मैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस देखे गए जहां पर जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस को पूरे के पूरे बिजनेस को सेल कर देते हैं या आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को मर्ज करते हुए 2 डिविजन्स में जो है उसको अलग अलग कर देते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर अमेलगमेट कर देते हैं, या फिर आप लीज पर या बिजनेस को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस केस में स्पेशल प्रोसीजर बताया गया कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जनरली आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के जरिए ही जो है आप कस्टमर से टैक्स चार्ज करेंगे और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आप अवेलेबल कराएंगे। आप डायरेक्टली कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन सबसेक्शन 3 में कुछ स्पेशल केसेस बताए गए जहां पर आप सेल ऑफ बिजनेस, मर्जर, डीमर्जर, अमेलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। Subsection 4, where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under Section 10, or where the goods or services or both supplied by him becomes wholly exempt, he shall pay an amount by way of debiting in electronic credit ledger or electronic cash ledger
equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished goods and finished goods, and on capital goods reduced by such percentage as may be prescribed on the day immediately preceding the date of exercise of such option, or as the case may be the date of such exemption. तो अभी तक हमने जो सबसेक्शन 1 के अंदर जितने भी केसेस डिस्कस किए थे जहां पर आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता है, सबसेक्शन 4 में इसके जस्ट अपोजिट बात की है। मान लीजिए आप कोई टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे थे, तो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई पर आप क्या क्लेम करते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। जो आपने परचेज करते हुए टैक्स पे किया उसका आप क्रेडिट ले लेते हैं। अब मान लीजिए वो टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाती है? एग्जम्प्ट हो जाती है। जो गुड्स है या जो सर्विसेज है जिन पर आप टैक्स चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्ट सप्लाई में कवर कर देती है। तो अब ऐसे में क्या होगा? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने ले लिया था उसको अब आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, क्योंकि अब आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई हो चुकी है जिस पर आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं करना है। और गवर्नमेंट कहती है जहां पर आपको आउटवर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स चार्ज नहीं करना, तो हम इनवर्ड सप्लाई पर जो आपने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट भी अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया होगा? जो स्टॉक मेरे पास आ रहा है उस स्टॉक की मैंने परचेज की होगी। परचेज करते हुए जो मैंने टैक्स पे किया होगा उसका आईटीसी मैंने जीएसटीआर 3B के जरिए क्लेम कर लिया होगा और वो मेरे क्रेडिट लेजर में आ रहा होगा। तो अब मुझे क्या करना होगा? मेरे पास जितना भी स्टॉक है उस स्टॉक के रिगार्डिंग मैं क्या करूंगा? जितना मेरा टैक्स है वो मैं रिवर्स करूंगा। और सिमिलर वे में मान लीजिए मैं सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहा था रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की तरह, लेकिन मैं क्या करता हूं? सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेता हूं। और कंपोजिशन स्कीम आपको पता है कि जैसे ही कोई ऑप्ट करता है अब वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है और 1% 5% जो भी जीएसटी रेट है वो अपनी पॉकेट से पे करता है। तो उस केस में कहा गया जब एक कंपोजिशन डीलर में आप जो है चले जाते हैं, कंपोजिशन स्कीम में आप चले जाते हैं, तो आपने जो स्टॉक इन हेल्ड है उस पर जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। तो वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट opts to pay tax under section 10 where the goods or services or both supplied by him becomes wholly exempt, he shall pay an amount equal to by way of debiting electronic credit ledger or cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock, input held in semi-finished goods, input held in finished goods and capital goods। तो जो भी आपके पास स्टॉक इन हैंड है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का है, चाहे वो कैपिटल गुड्स का है, उस पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और वो क्या करेंगे? आप रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करते। अगर आपके क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस नहीं है कि आप सारा का सारा आईटीसी रिवर्स कर सकें, जो आपके स्टॉक इन हैंड में जो भी आपके इनपुट्स है उनके रिगार्डिंग, कैपिटल गुड्स है उनके रिगार्डिंग, तो आपको कैश लेजर के जरिए बैलेंस अमाउंट पे करनी है। तो मान लीजिए आपके पास स्टॉक इन हैंड है 1 लाख रुपीस का और इस 1 लाख रुपीस के रिगार्डिंग आपने जो आईटीसी क्लेम किया वो क्लेम किया लेट्स से 10,000 रुपीस और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी बैलेंस है 6,000 रुपीस का। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? ये 6,000 रुपीज तो आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे और बैलेंस 4,000 रुपीज आप कैश या बैंक के जरिए पे करेंगे। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 and the amount payable under subsection 4 shall be calculated in such manner as may be prescribed। तो रूल्स के अंदर ये चीज बताई गई है, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। In case of supply of capital goods or plant and machinery on which input tax credit has been taken, तो हमने देखा था कि जब भी आप कोई परचेज करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की परचेज करें, चाहे
फिनिश्ड गुड्स की परचेज करें, चाहे कैपिटल गुड्स की परचेज करें, आपको आईटीसी अलाउ कर दिया जाता है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन, जो हमने सेक्शन 17 में देखी थी, उन कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए। तो ये आईटीसी आप क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग भी आप क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% फर्स्ट ईयर में ही आप क्लेम कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपीस की कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उस पर 9 लाख रुपीस का आपने जीएसटी पे किया, टोटल 59 लाख रुपीस की आपने पेमेंट की, तो आप क्या करते हैं, इस 9 लाख रुपीस के जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर लेते हैं इन जीएसटीआर 3B। जीएसटी लॉ के अंदर कैपिटल गुड्स का जो इनपुट है वो आप 100% इन दी ईयर इटसेल्फ क्लेम कर सकते हैं। आपने क्लेम भी कर लिया, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद, लेट से 2 साल के बाद, आपने यह प्लांट एंड मशीनरी जो आपने खरीदी थी, आपने इसको सेल कर दिया, या फिर आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर आपने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये कहती है, जीएसटी लॉ ये कहता है कि हम मान कर चलते हैं किसी भी मशीन की लाइफ 5 इयर्स होती है। अगर आपने 5 साल से पहले उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको सेल किया, उसको रिटर्न ऑफ किया, तो हम क्या करेंगे, आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था, हम प्रोपोर्शनेटली आपको रिवर्स करवाएंगे। तो 9 लाख रुपीस का आपने जीएसटी क्लेम कर लिया, लेकिन आपने मशीन यूज की सिर्फ 2 साल, तो आपको क्या करना होगा, 3 इयर्स का जो आईटीसी बैलेंस है वो आपको रिवर्स करना होगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रूल्स में बताया गया है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स or plant and machinery on which input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the input tax credit on the said capital goods on plant and machinery, reduced by such percentage as may be prescribed। तो परसेंटेज क्या है वो भी हम देखेंगे। एक्चुअली 5% पर क्वार्टर बेसिकली यहाँ पर जो परसेंटेज बताई गई है, लेकिन हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे रूल्स को डिस्कस करते हुए। तो यहाँ पर कहा गया सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब, तो जो परसेंटेज बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे। ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 विच एवर इज हायर। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो हम देखेंगे, और जो परसेंटेज रूल्स के अंदर बताई गई है वो हम देखेंगे। उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगी टैक्स की वो रिवर्स करनी होगी, पे करनी होगी। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्पेशल केसेस बताए गए जहां पर आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा, कितना अलाउ किया जाएगा ये हम रूल्स में देखेंगे, कितना आपको रिवर्स करना होगा ये भी रूल्स में बताया गया है। लेकिन वो स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि या तो आप जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाते हैं, जीएसटी लॉ में आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो उस दिन जो भी आपके पास स्टॉक इन हैंड होगा उस पर जो भी टैक्स आपने पे किया है उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। इनवॉइस जो है 1 साल तक के इनवॉइस कंसीडर किए जाएंगे, 1 साल से पुराने इनवॉइसेस पर आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप वॉलंटरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो भी यही प्रोविजन रखे गए। अगर आप कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट करते हैं, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो भी स्टॉक इन हैंड होगा उसमें जो भी आपका टैक्स होगा, इनपुट टैक्स, वो आपको अलाउ किया जाएगा, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। फोर्थ बताया गया था कि अगर आप कोई जो है टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे और वो टैक्सेबल सप्लाई से एग्जम्प्ट सप्लाई जो है, सॉरी, जो एग्जम्प्ट सप्लाई आप कर रहे थे और वो क्या हो जाती है, टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे में एग्जम्प्ट सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ स्पेशल केसेस बताए गए जहां पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, मर्जर, डीमर्जर, अमेलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इन केसेस में आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 में बताया गया अपोजिट केस, अगर आप सेक्शन 9 से एग्जिट करते हैं, सेक्शन 10 में एज ए कंपोजिशन डीलर रजिस्टर होना चाहते हैं, या फिर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे और आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट हो जाती है, उस केस में जो आपने आईटीसी अर्लियर क्लेम कर रखा है
वो आपको रिवर्स करना होगा। अगर आपके क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है तो आप सारा का सारा रिवर्स करेंगे, अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो बैलेंस अमाउंट आप कैश लेजर के जरिए पे करेंगे। और उसके बाद लास्ट हमने देखा, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और आप उस कैपिटल गुड्स को सेल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, तो ऐसे में आपको जो है उस कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो कुछ परसेंटेज बताई गई है रूल्स के अंदर, वो आप कैलकुलेट करेंगे, और जो सेल करने पर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उस पर आप जो कस्टमर से टैक्स चार्ज करेंगे, उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगी वो आप पे करेंगे, रिवर्स करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 19 की, जो स्पेशली जॉब वर्क की बात करता है। तो जॉब वर्क की अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक बातें पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन 19 में क्या बताया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर ए है और यहां पर मिस्टर बी है, थर्ड है मिस्टर सी। तो मान लीजिए मिस्टर ए क्या करते हैं, कुछ गुड्स मिस्टर बी को सेंड करते हैं, यहां पर सेल नहीं की गई है। मिस्टर बी क्या करते हैं, इन गुड्स पर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और वह प्रोसेस अप्लाई करने के बाद मिस्टर बी इन गुड्स को वापस से मिस्टर ए को सेंड कर देते हैं, और मिस्टर ए फिर ये गुड्स जो है मिस्टर सी को सेल कर देते हैं। तो जॉब वर्क बेसिकली मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को जो गुड्स सेंड की गई और उन पर जो प्रोसेस अप्लाई की गई बाय मिस्टर बी, ये कहलाती है जॉब वर्क। यहां पर मिस्टर ए को कहा जाता है प्रिंसिपल, मिस्टर बी को कहा जाता है जॉब वर्कर। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो गोल्ड को ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करते हैं, गहनों में, आभूषण में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत बार वो क्या करते हैं, गोल्ड जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, और वह व्यक्ति उन गोल्ड से आभूषण बनाता है, जो है ऑर्नामेंट्स बनाता है, और वापस से सुनार को गोल्ड स्मिथ को दे देता है, और सुनार जो है फिर उसको मार्केट के अंदर कस्टमर को बेच देता है। तो ये कहलाती है जॉब वर्क। तो सिमिलर वे में मिस्टर ए क्या करते हैं, कुछ गुड्स जो है मिस्टर बी को देते हैं, मिस्टर बी उन गुड्स पर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उनकी शेप चेंज करते हैं, उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, और फिर ये गुड्स वापस सेंड कर दी जाती है मिस्टर ए को, और मिस्टर ए इन गुड्स को मिस्टर सी को सेल कर देते हैं। और कई बार डायरेक्टली मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आफ्टर जॉब वर्क मिस्टर बी डायरेक्टली उन गुड्स को मिस्टर सी को हैंड ओवर कर दे। तो अब यहां पर बेसिकली क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने जो गुड्स खरीदी है, वो गुड्स जो है मिस्टर बी को सेंड कर दी गई है, लेकिन सेल नहीं की गई है, तो क्या ऐसे में इन गुड्स के रिगार्डिंग मिस्टर ए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और अब मान लीजिए मिस्टर ए ने इन गुड्स को परचेज किया था मिस्टर वाई से, और मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर वाई को इंस्ट्रक्शन देते हैं ये गुड्स जो है डायरेक्टली जॉब वर्कर को दे दी जाए, मिस्टर बी को दे दी जाए, ताकि वो उन पर जॉब वर्क कर सके, प्रोसेस अप्लाई कर सके। तो भी ऐसे में उन गुड्स के रिगार्डिंग आईटीसी मिस्टर ए को अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 16 कहता है कि गुड्स रिसीव होना जरूरी है, लेकिन अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर ने वो गुड्स रिसीव कर ली है तो यह माना जाएगा मिस्टर ए ने वो गुड्स रिसीव कर ली है, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के हकदार होंगे। लेकिन ये आईटीसी उनको अलाउ तो किया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन लगाई गई कि मिस्टर बी जो है, जॉब वर्कर जो है, वो अपनी प्रोसेस अप्लाई करने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो गुड्स मिस्टर ए को वापस कर देंगे, या फिर मिस्टर ए के कहने से मिस्टर सी को दे देंगे, क्योंकि यहां पर टैक्स चोरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड क्या करते हैं, मिस्टर पी को कुछ गुड्स जो है
सेल कर देते हैं। अब सेल कर दी तो क्या होगा, सेल कर दी तो क्या होगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर जेड क्या करते हैं, मिस्टर जेड सेल नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो गुड्स है जॉब वर्क के लिए मिस्टर पी को दी गई है, भेजी गई है, सेंड की गई है, लेकिन मिस्टर पी कभी भी इन गुड्स को मिस्टर जेड को वापस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स चोरी की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई भी वस्तु जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को भेजते हैं तो विद इन ए सर्टेन पीरियड वो गुड्स आपके पास वापस आनी चाहिए। अगर वो वापस नहीं आई तो ये क्या मान ली जाएगी, सेल मान ली जाएगी कि आपने मिस्टर बी को सेल कर दी है। और अगर सेल कर दिया है तो क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। क्योंकि जॉब वर्क पर जब आप गुड्स सेंड करते हैं वहां पर जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो सप्लाई नहीं मानी जाती। लेकिन अगर सर्टेन पीरियड के अंदर मिस्टर बी ने इन गुड्स को वापस मिस्टर ए को नहीं भेजा तो ये सेल मान ली जाएगी और इस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 19 में कहा गया द प्रिंसिपल दैट इज मिस्टर ए shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed be allowed input tax credit on inputs sent to a job worker for job work। तो जॉब वर्कर को जो गुड्स सेंड की गई है जॉब वर्क के लिए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रिंसिपल को अलाउ किया जाए। सेक्शन 16 ये कहता है कि वो गुड्स रिसीव होनी चाहिए बाय द सप्लायर, लेकिन अगर वो गुड्स रिसीव होती है टू दी जॉब वर्कर तो भी आईटीसी प्रिंसिपल को अलाउ किया जाए। Notwithstanding anything contained in clause B of subsection 2 of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to job worker for job work without being first brought to his place of business। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी में यह कहा गया था कि वो गुड्स वो सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दी गई तो यह माना जाएगा प्रिंसिपल ने उनको रिसीव कर लिया है और आईटीसी अलाउ कर दिया जाए। नेक्स्ट, वेयर द इनपुट सेंड फॉर जॉब वर्क आर नॉट रिसीव्ड बैक by the principal after completion of job work or otherwise are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the clause A, clause B of subsection 1 of section 143 within 1 year of being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the supplier to the job worker on the day when the said inputs were सेंट आउट। तो अगर एक साल के अंदर वो गुड्स नहीं आती है तो यह मान लिया जाएगा ये गुड्स सेल कर दी गई है। कब सेल की गई, जब वो गुड्स एक्चुअली में सेंड की गई थी टू दी जॉब वर्कर, उस डेट को सेल मान ली जाएगी। अगर एक साल के अंदर वो गुड्स वापस नहीं आते हैं या फिर प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं। Provided that where the inputs are sent directly by a job worker to a job worker, the period of 1 year shall be counted from the date of recipient of inputs by the job worker। तो एक साल कहां से काउंट होंगे, अगर जिस दिन प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजे हैं उस दिन से। अगर प्रिंसिपल ने नहीं भेजे हैं, किसी और ने भेजे हैं, तो जब जॉब वर्कर ने रिसीव किए वहां से एक साल का समय काउंट किया जाए। ऐसा किस लिए, ताकि टैक्स की चोरी ना हो, जो है लोग जो है बेलाफाइड इंटेंशन के साथ जो वर्क की प्रैक्टिस फॉलो ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए 25 अक्टूबर 2021 को गुड्स सेंड किए गए हैं टू दी जॉब वर्कर, तो 24 अक्टूबर 2022 तक वो गुड्स प्रिंसिपल के पास वापस आ जाने चाहिए या फिर प्रिंसिपल के कहने पर किसी दूसरे व्यक्ति को डिलीवर हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेट ऑफ सेल मानी जाएगी 25 अक्टूबर 2021 और यहां पर आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा विद इंटरेस्ट। एक साल का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा।
उसके बाद द प्रिंसिपल शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स सेंड टू ए जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। तो कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग भी वही बात कही गई कि अगर जॉब वर्कर के पास भेजी गई है कैपिटल गुड्स तो भी उसका आईटीसी अलाउ किया जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में कहा गया कि 3 साल के अंदर ये वापस आ जानी चाहिए। इनपुट्स के रिगार्डिंग कहा गया 1 साल के अंदर, कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग कहा गया 3 साल के अंदर। अगर 3 साल के अंदर वापस नहीं आती है तो ये सेल मान ली जाएगी और जिस दिन भेजी गई थी उस दिन से सेल मानते हुए इस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। वेयर द कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क are not received back by the principal within a period of 3 years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out। जिस दिन भेजी गई थी उसी दिन सेल मान ली जाएगी और ये 3 साल के ब्याज के साथ आपको वो टैक्स पे करना। और अगर डायरेक्टली किसी और व्यक्ति के द्वारा जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स भेजी गई थी तो जिस दिन जॉब वर्कर ने वो गुड्स रिसीव की उस दिन से 3 साल काउंट किए जाएंगे। Notwithstanding anything contained in clause B of subsection 2 of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business। तो मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदी लेकिन उन कैपिटल गुड्स पर कोई प्रोसेस अप्लाई होनी थी जॉब वर्कर के द्वारा। तो मैंने क्या किया, जिससे कैपिटल गुड्स खरीदी थी उसको इंस्ट्रक्शन दी कि वो कैपिटल गुड डायरेक्टली जो है जॉब वर्कर के प्लेस पर भेज दी जाए। तो ऐसे में सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग वो मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो रिसीव नहीं हुई लेकिन यह माना जाएगा मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पर रिसीव हो गई है और मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाए। तो ये बेसिकली जॉब वर्क के रिगार्डिंग बात कही गई। नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 6 shall apply to molds, dies, jigs and fixtures or tools sent out to a job worker for job work। तो जॉब वर्कर के पास क्या होता है, जनरली कुछ प्रोसेस अप्लाई होती है और उस प्रोसेस के लिए कई बार क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो कुछ मोल्ड्स, कुछ डाइज होती है जो उस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाती है। तो मान लीजिए मैंने कोई मोल्ड या डाइज जॉब वर्कर को दी और उसने वो मोल्ड या डाइज उस प्रोसेस में कंज्यूम कर ली, तो जो वो मोल्ड और डाइज कंज्यूम हो गई है वो तो वापस आएगी नहीं। तो उसके रिगार्डिंग कहा गया कि जो 1 साल की और 3 साल की कंडीशन है वो मोल्ड्स, डाइज, फिक्सचर्स और टूल्स पर अप्लाई नहीं होगी। रीजन बीइंग ये जो आइटम्स होती हैं ये जॉब वर्क के द्वारा जॉब वर्क के दौरान कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इनके आने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए कहा गया कि उन केसेस में आपके ऊपर जो है 1 साल या 3 साल की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स और टूल्स, इनके केसेस में अगर ये वापस नहीं भी आएंगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इनपुट्स भेजे हैं जॉब वर्क के लिए, कैपिटल गुड्स भेजी है जॉब वर्क के लिए, तो वो 1 साल और 3 साल के अंदर वापस आ जानी चाहिए या फिर किसी और दूसरे व्यक्ति को डिलीवर हो जानी चाहिए ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस दिन वो भेजी गई थी उस दिन से आपको जो है इंटरेस्ट के साथ वो टैक्स पे करना होगा, यह मानते हुए कि आपने वो इनपुट्स, वो कैपिटल गुड्स जो वर्कर को सप्लाई की है, सेल की है। तो ये बेसिकली बातें थी लीगल प्रोविजंस की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल्स के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकलिटी बताई गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्ड।